वेलकम टू आवर चैनल आईटी एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को बताएंगे। हम आपसे बात कर रहे थे कर्नाटक वॉर के बारे में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सेकंड कर्नाटक वॉर। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। पिछले लेक्चर में हमने आपसे फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में बात की थी, जिसको लीड किया था डोप्लेक्स ने। डोप्लेक्स जो था फ्रेंच का है ना एक बहुत काबिल गवर्नर जनरल था। तो इसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि इसने है ना दो कर्नाटक वॉर को लीड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हारा नहीं था, इसने है ना ब्रिटिश को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। लेकिन हम जब देखेंगे ना कर्नाटक वॉर के पूरे कोर्स के बारे में हम देखेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूँ। और आखिरी पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वार खत्म हुई है ना एक ट्रेटी पे हुई है। और ट्रेटी किसने किया था? ट्रेटी किया था गेडेहू ने। ये गेडेहू जो है ना, इसने है ना इसको डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था और इसकी जगह पे एज अ गवर्नर बना के इसको भेजा गया था सिर्फ ट्रेटी करने के लिए। सिर्फ ट्रेटी करने के लिए। और हुआ ये है कि होता है ना, वार तो जीत जाते हैं। वार के बाद अगली बारी आती है टेबल की, मतलब वहां पे ट्रेटी की। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैदान आप मार लेते हैं लेकिन टेबल पर हार जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। मैदान तो डॉप्लेक्स ने मार लिया था, लेकिन है ना टेबल पर गिडियो ने आके लॉस कर दिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हम देखेंगे कि ये क्या उसने टर्म जो हुई थी उनके दरमियान, गिडियो के दरमियान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, कि इसने कौन कौन से टर्म साइन की थी और फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हाँ ये है ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार है। वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पूरे कोर्स और जिस तरीके से वॉर लड़ी गई है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट कर्नाटक की वार के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ उसके कॉजेज बताया था कि ये तीनों वार जो हुई ना इसके कॉजेज क्या थे। तो फर्स्ट कर्नाटक वार का जो इमीडिएट कॉज था वो तो था कि भाई जो यूरोप के अंदर है ना वॉर ऑफ सक्सेशन हो गई थी, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो वो इमीडिएट कॉज बना था। ठीक है। अब जो थर्ड कर्नाटक वार है वो भी जो है ना, वो भी उसका जो काउज है ना, जो इमीडिएट काउज है वो भी है ना यूरोप ही है। वो 7 इयर्स वॉर वहाँ वार हुई थी, उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ा था। ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड कर्नाटक वार है ना, ये जो वार जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसका जो काउज है ना वो है, मेन काउज वो है कि यहाँ के जो नेटिव रूलर है, तो उनके पॉलिटिकल अफेयर में ब्रिटिश और फ्रेंच का इंटरफेरेंस करना। तो ये अहम कॉज बन गया इसका। अब क्या, कौन कौन से डायनेस्टीज थे यहाँ पे, कौन कौन से जो किंगडम थे, तो हम देखेंगे। जो हमारे जो मतलब सेकंड कर्नाटक वार में जो आने वाले हैं, वो हमारे पास एक तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दूसरा हमारे पास अरकुट के नवाब। ठीक है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे तंजावुर है, यहाँ के ये मराठे। तो इनके जो पॉलिटिकल अफेयर है, तो किस तरीके से इन्होंने इंटरफेयर किया है। और ये आपस में, मतलब नेटिव रूलर के तो पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर किया इन्होंने, और फिर आपस में लड़े आई दोनों, फ्रेंच भी और ब्रिटिश भी। क्योंकि दोनों भी चाहते थे कि इन्फ्लुएंस चाहते थे, और दोनों एक दूसरे को टांग पकड़ के खींचते थे। तो यही वजह बनी है। अब देखेंगे हम आगे किस तरीके से इन्होंने इंटरफेरेंस किया है, वो एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे तंजावुर स्टेट के बारे में। और यहाँ आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों ही है ना, जो नेटिव रूलर है उनके पॉलिटिकल अफेयर में किस तरीके से इंटरफेरेंस किया करते थे। ठीक है। एक अगर से फायदा उठाता था, तो दूसरा फिर है ना अलग तरीके से फायदे उठाने की कोशिश करता था, और इस तरीके से फिर दोनों आपस में लड़ते थे। तो हम देखेंगे तंजावुर के बारे में, और तंजावुर स्टेट के बारे में है ना आपको बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ कि तंजावुर स्टेट जो है ना, यहाँ पे पूना में शाहजी राजे थे। वो है ना पूना में है ना शिवाजी महाराज को छोड़ते हैं जीजाबाई के साथ, और आ जाते हैं आदिल शाही बीजापुर की यहाँ पे सर्विस में। ठीक है। फिर यहाँ से ये नीचे आते हैं, नीचे ये तंजावुर जीतते हैं, और यहाँ पे अपने बेटे वेंकू जी को अपना सक्सेसर छोड़ जाते हैं। फिर हम देखेंगे वेंकू जी के जो बाद उनके सपूत है, शाहू जी, शरपू जी और तुको जी, ये एक के बाद एक रूल करते हैं।
तुकरजी की डेथ के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल डेडलॉक बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि इन पॉलिटिकल डेडलॉक का फायदा अंग्रेज उठाते हैं, फ्रेंच उठाते हैं। और इनके फ्रेंच को है ना फिर यही टाइम पर है ना 1739 में इनको कार्यकाल मिलता है। इसके बारे में आपको बता चुका था। अब देखिए 1739 में फिर ये पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म होता है और प्रताप सिंह जो है ना वहाँ का एक रूलर बन जाता है। ठीक है, प्रताप सिंह वहाँ पे अच्छे से रूल करता है। और हम देखेंगे फिर एक और कंटेंडर उठ के आता है प्रताप सिंह का, उसका नाम होता है शाहू जी। वो जाता है अंग्रेजों के पास। वो यही टाइम है जिस वक्त कर्नाटक वार हुई है ना, सेकंड कर्नाटक वार, इसी टाइम पर है ना वो शाहू जी उठता है और वो कहता है कि भाई मैं भी है ना मुझे भी गद्दी चाहिए। तो अंग्रेजों के पास जाता है, अंग्रेजों को कहता है कि भाई मुझे क्या करो, आप हेल्प कीजिए तंजावुर जीतने के लिए। तो अंग्रेज कहते हैं हम तो हेल्प कर देंगे आपको और आपको है ना तंजावुर का है ना राजा बना देंगे, लेकिन हमको बदले में क्या मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है भाई, आपको बदले में क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब आइलैंड तो नहीं कहेंगे, कोस्टल रीजन है, उसका नाम था देवी कोटाई। वो कहता है भाई मैं क्या करूंगा, आपको देवी कोटाई दे दूंगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आपसे। कहा कि ठीक है। तो अब है ना जो इंग्लिश कंपनी है ना वो कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करती है प्रताप सिंह के साथ कि इसको तख्त से उतारना और शाहजी को है ना तख्त पे बिठा देना। अब इसकी खबर मिल जाती है प्रताप सिंह को। ये क्या करता है, ये बड़ा शाना था, उसको मालूम था कि मेरे को है ना तख्ते से उतारने के लिए अंग्रेज अगर से मैदान में आ गए हैं तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बेहतर ये है कि अंग्रेज जो चाहते हैं उनको वो दे दिया जाए और तख्त अपने पास ही रखा जाए। तो ये अंग्रेजों में मिलता है। कहा कि भाई शाहजी ने आपको क्या ऑफर किया। कहा कि देवी कोटाई का। बोले ठीक है, देवी कोटाई तुम्हारा, इसके अलावा मैं है ना बोले और भी तुमको देता हूँ। मैं देवी कोटाई के करीब में है ना एक लैंड है, उसकी बहुत बड़ी इनकम है, ऐसा कहा जाता है 36-40 हज़ार रुपये इसकी इनकम थी सालाना। ये भी एक काम करो, इसका भी टैक्स तुम ही वसूल करना और ये तुमने रख देना, जमीन हमारी रहेंगी, टैक्स वसूल करके आप रख दिया करे। तो ठीक है, खुश हो गए बोले आप। अब बोले शाहू का जो काउस है वो छोड़ दो, उसको उसको है ना हकाल दो। अब बोले तुम, मैं इसको है ना बहुत खतरनाक सजा दूंगा, इसको इसके पीछे से इसका जो इसके खंधे पे हाथ तुमने रखे ना ये हटा दो। बोले ठीक है, तुम्हारे अभी हम तो हमारा फायदा चाहते, अगर से तुमसे ज्यादा होता तो हमारा इसमें क्या है, पार्टी बदलने में हमको कौन सा टाइम लगता। तो इस तरीके से क्या होता है पता है, प्रताप सिंह है ना अपनी मतलब बेवकूफ़ी कहेंगे इसको या अक्लमंदी कहेंगे या बुजदिली कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसने अपनी गद्दी बचा ली। और इस तरीके से हुआ क्या, अंग्रेजों का फायदा हो गया। अंग्रेजों को मिल गया देवी कोठाई और बाजू की थोड़ी बहुत वो लैंड जिससे वो टैक्स वसूल कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे है ना अब फ्रेंच देख रहे हैं कि अंग्रेज है ना यहाँ से जो नेटिव रूलर है वहां से उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच ने ये सब देखा और उन्होंने नोटिस किया कि इन्होंने अंग्रेजों को फायदा हो गया, उनको देवी देवी कोटाई मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक रूलर है इनका शिवाजी, ये लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। और हम देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में, तो ये फिर डायनेस्टी है ना इसी पॉलिसी के तहत है ना ये खत्म हो गई थी। अब दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है नवाब ऑफ हैदराबाद, जिसे हम आसिफ जाही डायनेस्टी कहते हैं। तो जो कर्नाटक की सेकंड वॉर हुई है ना, जैसा मैंने आपको तंजावुर के बारे में बताया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन मैंने इसलिए बताया हूँ आपको कि किस तरह वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे थे। और फिर जब अंग्रेजों ने तंजावुर लिया तो डुप्लेक्स क्यों खामोश बैठने वाला था, वो उससे बड़ा फायदा हासिल करना चाहता था, मतलब आपस में कंपटीशन चल रहा था इनका। तो हम देखेंगे कि फिर डुप्लेक्स ने क्या किया है, उसने हैदराबाद में जब हैदराबाद का जो निज़ाम था आसिफ जहाँ, अब आप देखेंगे कि ये भी है ना 1748 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहां पे भी है ना सक्सेशन के लिए झगड़े चल रहे थे। तो डॉप्लेक्स ने है ना वहां पे बाजी मार लिया था, मतलब यहाँ पे मतलब हैदराबाद में उसने बाजी मार लिया था। अब किस तरीके से वो बताने वाला हूँ, पहले वो समझने से पहले ये चीज समझिए पहले। तो जब मैं बात कर रहा हूँ नवाब ऑफ हैदराबाद की या आसिफ जाही डायनेस्टी की, तो इनके जो सबसे अहम में मतलब पुरख है वो थे गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग। ठीक है, तो इनका बेटा था आसिफ जहां, ये था मुगल एम्पायर का गवर्नर। गवर्नर तो नहीं कहेंगे, बस एज अ प्राइम मिनिस्टर था। बाद में ये हैदराबाद आ गया था, हैदराबाद में आके इसने ना अपनी सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। आसिफ जहां इसे वन कहते हैं। ठीक है,
और आसिफ जहाँ सेकंड जो है ना, ये है हमारा निजाम अली। अब हुआ ये है कि इसकी मृत्यु हुई थी 1748 में। ठीक है। इसके थे 4 बेटे उस वक्त। एक था गाजिउद्दीन सबसे बड़ा। ये गाजिउद्दीन जो था ना, ये था उस वक्त दिल्ली में। अब चाहता तो इसके बाप के बाद ये खुद है ना गद्दी पे बैठ सकता था लीगली। लेकिन जब इसको है ना खत लिखा गया, लेटर लिखा गया, तो इसने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हैदराबाद। मैं है ना दिल्ली में सही हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। तो ये तो पत्ता कट हो गया। इसके बाद था नासिर जंग, दूसरा बेटा। तो इसको बना दिया गया वहां का नवाब, गद्दी पे बिठा दिया गया। लेकिन हुआ ये है कि इसका कंटेंडर था मुजफ्फर जंग। ये मुजफ्फर जंग जो था ना, ये आसिफ जहां वन का नवासा था, मतलब बेटी का बेटा था। ये तो बेटा था उसका, ये तो बेटा था, और ये बेटी का बेटा था। मतलब अब जंग किस में लड़ रही? मामू और भांजों में। ये मामू है और ये मुजफ्फरजंग भांजा है। ठीक है। तो बस इतना ही बताना था आपको, क्योंकि जो दो अहम है ना हमारे पास, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन दोनों ही की वजह से क्या, इन दोनों मतलब ये दोनों के मतलब पॉलिटिकल, दोनों के दरमियान पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ है। और इसका फायदा है ना दोनों ने, मतलब फ्रेंच ने और अंग्रेजों ने किस तरीके से उठाया है और किस तरीके से इन्होंने अपनी साइडा बनाई है। और यूं मानो कि ये दोनों ही की वजह से क्या हुई है, कर्नाटक की थर्ड वॉर हुई है। तो ये समझ आपको, जितना मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये इजीली समझ गया होगा। ठीक है ना। तो आप बाद में आप देखेंगे, इनके बाद कुछ वक्त मुजफ्फर जंग ने रूल किया है, नासिर जंग को मार के। फिर सलाबत जंग आया है। फिर उसके बाद जो निज़ाम अली, तो ये एकदम खत्ती था बहुत। मतलब ये इसका मतलब ऐसा कि बिना पहने का लोटा जिसे कहते हैं ना, वो था ये। मैं आगे जब मैसूर की वार बताऊंगा ना आपको, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है। ये कुछ मैंने इमेजेस लगाया हूँ नवाबों की, आप इनको भी क्या देख सकते हैं। अब तीसरी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो है अर्कोट, जिसे हम कर्नाटक भी कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास मैप है। तो ये है अर्कोट, और यहाँ पे था तंजावुर। ठीक है। और यहाँ पे था हैदराबाद के निजाम, और ये था मराठा स्टेट। तो हाँ, आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक की अर्कोट, इनके नवाबों के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में है ना डिटेल के साथ बताया था। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला। लेकिन जो हमारे कर्नाटक वार में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको है ना यहाँ तक बताया था कि दोस्त अली खां, ये 1732 से लेकर 1740 तक इन्होंने रूल किया है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे मराठाओं का आक्रमण हुआ था साउथ में। आप देखेंगे रघुजी भोसले है ना, ये आए थे, इन्होंने हमला किया था दोस्त अली खां के ऊपर। तो दोनों की वार हुई थी, और इसमें है ना दोस्त अली खां की मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। रघुजी ने क्या किया था, एक तो इनका बेटा है सफदर अली, ये भी फरार था। और चंदा साहब जो इनका क्या था, दोस्त अली खां का सन इन लॉ था, दामाद था। तो आप देखेंगे सन इन लॉ भी, मतलब ये भी फरार हो गया था। तो इन्होंने सफदर अली को रघु जी ने बुलाया और उसको गद्दी पे बिठाया। ठीक है। और बाद में फिर है ना चंदा साहब पे हमला करके चंदा साहब को कैदी बना के लेके चला गया था, और सतारा की जेल में बंद कर दिया था। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर आप देखेंगे बाद में सफदर अली चला गया, सादुतुल्ला खां सेकंड चला गया, और फिर हम देखेंगे अनवरुद्दीन खां। तो ये अनवरुद्दीन खां वहाँ का यानी कर्नाटक का नवाब बन गया। और ये अनवरुद्दीन खां, इसने फिर है ना 1744 से लेकर 1749 तक रूल किया। और ये वही टाइम है कि जब पहली कर्नाटक की वार हुई है, तो ये वहाँ का नवाब था, अनवरुद्दीन खां। ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनवरुद्दीन के पास अंग्रेज गए, फिर वो डोप्लेक्स गया, और फिर बाद में है ना ये खुद है ना इसको मजबूर होके है ना वार में उतरना पड़ा, और खुद हार के है ना फिर ये दूसरी कर्नाटक वार का सबब बन गया। तो कैसे वो बताता हूँ। तो हुआ ये है
कि चंदा साहब जो है ना कहाँ पर है अभी, चंदा साहब सतारा में है, ठीक है ना। और अभी सादत अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब समझिए जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, यहाँ से आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैंने आपको कहा है कि 1748 में जो हैदराबाद का निजाम था उसकी मृत्यु हो जाती है आसिफ जहां वन की। उसके जगह पर उसका बेटा है ना यहाँ का रूलर बन जाता है नासिर जंग, ठीक है ना। लेकिन उसका अपना भांजा है ना, वो इसके खिलाफ खड़े हो जाता है मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये हैदराबाद स्टेट। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ मुजफ्फर जंग है और दूसरी तरफ यहाँ पे नासिर जंग है, ठीक है। ये हैदराबाद स्टेट का। फिर मैंने आपको कहा था कि ये कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक स्टेट में भी अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तख्त खाली है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उसका बेटा अनवरुद्दीन का, उसका नाम है मोहम्मद अली, जिसे मोहम्मद अली वलाजा कहते हैं, ठीक है। ये गद्दी पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन होता ये है कि गद्दी तो यहाँ की गद्दी है ना आ रही है मोहम्मद अली वलाजा के पास इजीली, क्योंकि बाप के बाद बेटा। लेकिन यहाँ की गद्दी जो है ना हैदराबाद की, ये जो है ना मुजफ्फर जंग के लिए बहुत मुश्किल है, मुजफ्फर जंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसके पास मिलिट्री है, इसके पास है ना फाइनेंस है, लेकिन तो भी है ना लीगली जो है ना यहाँ पे नासिर जंग एज अ रूलर है। तो हम देखेंगे दो ग्रुप बन गए। एक तरफ मुजफ्फर जंग है तो उसके अपोजिशन में है ना, मतलब एक तरफ नासिर जंग है तो उसके अपोजिशन में मुजफ्फर जंग है। और एक तरफ गद्दी के लिए कर्नाटक की मोहम्मद अली है तो उसके अपोजिशन में चंदा साहब है। लेकिन इस वक्त चंदा साहब कहाँ पर है, सतारा में है, मतलब कैद है। अब ये सतारा से कैसे निकलते वही बताऊंगा। अब होता ये है कि ये जो ग्रुप है ना इसको सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश, ये नीचे का नासिर जंग को और मोहम्मद अली वलाजा को। जो लीगल कंटेंडर है, मतलब लीगल जो है ना नॉमिनी है स्टेट के, उसको सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश। और जो है ना जो कंटेंडर है या फिर है ना जो अपोजिशन में खड़े हुए हैं गद्दी के लिए, उनको सपोर्ट कर रहा है फ्रेंच। और फ्रेंच इसमें कामयाब होता है। कैसे? फ्रेंच जाता है पौंडीचेरी से इसके पास, मुजफ्फर जंग के पास, उससे है वो बात करता है, वो कहता है कि आपको गद्दी पे बैठने हैं तो हम आपको बिठा देंगे। तो लेकिन कैसे? तो मुजफ्फर जंग इसको एडवाइस देता है कि आप क्या कीजिए, आप है ना अरकोट का जो नवाब है ना उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का अगर से नवाब रिप्लेस होगा और हमारे अपने मतलब का नवाब यहाँ पे आ जाएगा तो वो हमको है ना हैदराबाद की गद्दी के लिए सपोर्ट करेगा। तो यहाँ का नवाब, इसका कंटेंडर कौन? तो पता चला यहाँ पे है हमारे पास चंदा साहब जो सतारा में कैद है। अब क्या होता है, डोपलेक्स है ना जाता है मराठा स्टेट में, बालाजी नाना साहब के पास। उन्हें कहता है कि भाई ये तुम्हारे जेल में पड़ा हुआ है, ये तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, एक काम करो इसको मेरे को दे दो। वहां तो हम तो देंगे आपको, लेकिन बदले में हमको कुछ चाहिए। कहा कि क्या होना तुमको? कहा कि 1 करोड़ रुपए। ठीक है, हम पे कर देंगे। तो इसने 1 करोड़ रुपए इसके पे करके है ना वापस लेके आया यहाँ पे डोप्लेक्स में। और यहाँ पे है ना इसको खड़ा कर दिया इसने मोहम्मद अली वलाजा के खिलाफ, और दोनों में हुई वार। और इस तरीके से चंदा साहब बैठ गया अरकोट के कुर्सी पे, अरकोट की गद्दी पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अरकोट में है ना डोप्लेक्स ने अपनी पॉलिटिक्स और अपनी है ना डिप्लोमेसी के जरिए से अपने मतलब का बंदा यहाँ पे बिठा दिया, और अंग्रेज देखते रह गए। अंग्रेज का बंदा फरार, कहाँ भागा? मद्रास। मोहम्मद अली वलाजा मद्रास। अब हुआ ये है, अब आते हैं हमारे पास दूसरा, वो है निजाम ऑफ हैदराबाद का। वो भी बताता हूँ आपको। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज जाते हैं नासिर जंग के पास,
उसे कहते हैं कि भाई देखो, ये अर्कुट है ना, इसका नवाब है हमारे पास मोहम्मद अली वलाजा। तो मोहम्मद अली वलाजा को बिठाना है अर्कुट की कुर्सी पर। तो ये तीनों है ना कंबाइन होते हैं, नासिर जंग, मोहम्मद अली वलाजा और साथ में अंग्रेज। और ये हमला कर देते हैं जाके अर्कोट पर। इस तरीके से हम देखेंगे, जब ये अर्कोट पे हमला करते हैं तो यहाँ का जो नवाब मतलब चंदा साहब है वो भाग जाता है, और भाग के जाता है कहाँ पर, पौंडीचेरी। और इस तरीके से हम देखेंगे फिर से बाजी पलट गई, अंग्रेजों के हाथ में आ गया फिर से हैदराबाद भी और कर्नाटक भी। इस तरीके से फ्रेंच जो है ये हो गया नाकाम, इन डुप्लेक्स फेल। डुप्लेक्स क्या करता है, ये अपना शातिराना दिमाग चलाता है। देखा जाए तो अंग्रेज जो है ना हैदराबाद में भी अब काबिज हो गए, मतलब उनका इन्फ्लुएंस हो गया, और कर्नाटक में भी। डुप्लेक्स क्या करता है, डुप्लेक्स कॉन्स्पिरेसी करता है। ये हैदराबाद के जो वजीर है ना, जो मिनिस्टर है, उनके साथ उनको कहता है, बहुत पैसा खिलाता है, और कहता है कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, हैदराबाद के नवाब को मार देना है, नासिर जंग को मार देना है। अब ये कॉन्स्पिरेसी होती है, इसमें ये कामयाब हो जाता है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग की मृत्यु। इस तरीके से बाजी और पलट गई। अब यहाँ पे जो है ना ये बिठा देता है मुजफ्फर जंग को, मुजफ्फर जंग को कुर्सी पर। इस तरीके से हम देखेंगे कि अब फ्रेंच का यहाँ पे क्या हो गया, दबदबा। और क्या करता है पता है, और ये करता है कि ये कहता है कि भाई देखो, ये जो कर्नाटक है ना आपके अंडर में ही चाहता है, आपने यहाँ कर करना है, जो चंदा साहब है उसको डिक्लेयर कर दीजिए कि ये यहाँ का नवाब है कर्नाटक का। इस तरीके से जब ये डिक्लेयर करता है तो यहाँ का जो नवाब होता है फिर से भाग जाता है मद्रास अंग्रेजों के पास, मोहम्मद अली वलाजा। तो इस तरीके से देखेंगे आप, अब बाजी पलट गई, कर्नाटक भी आ गया फ्रेंच के पास, और हम देखेंगे कि यहाँ का जो नवाब है वो भी है अब फ्रेंच का ही हिमायती। तो इस तरीके से फ्रेंच जो है ना अब ओवरहैंड हो जाते हैं। और इसके बदले में, ये सारी एक्टिविटी के बदले में, हैदराबाद का नवाब क्या करता है, ये जो नॉर्थन सरकार है ना ये दे देता है फ्रेंच को, ये पूरा हिस्सा जो है ना फ्रेंच को दे देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज देता है, कंपनी को गिफ्ट देता है, इस तरीके से है ना डुप्लेक्स को जागीर देता है, ये सब उसको इनाम मिलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस तरीके से कहानी चल रही है। पहले देखो यहाँ पे चंदा साहब था, चंदा साहब को लेके आता है डुप्लेक्स, फिर वो यहाँ के तख्त पे बिठाता है, फिर आप देखेंगे अंग्रेज पलटवार करते हैं और तख्त से इसको तख्त खाली करवाते हैं। फिर हम देखेंगे फिर से है ना डुप्लेक्स क्या करता है, हैदराबाद को में है ना नवाब को मार के मुजफ्फर जंग को वहां बिठा देता है। तो इस तरीके से हैदराबाद इसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और ये क्या करता है मालूम है, इसको नॉर्थन सरकार मिल जाता है, और यहाँ पे है ना ये अपने एक बंदे को एज अ रेसिडेंट बनाता है, उसका नाम होता है बूसी। ये आगे भी आपको इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, बूसी को ये अपना रेसिडेंट बना देता है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है ना। आगे क्या होता है वो बताता हूँ। होता ये है कि मद्रास में कौन है पता है, मद्रास में है मोहम्मद अली वलाजा, अनवरुद्दीन का बेटा। ये अंग्रेजों को कहता है कि भाई, ये परेशान करता है कि भाई मेरे को मेरी कुर्सी चाहिए, आप हमला करो अरकुट पर आपके मिलिट्री लेके। तो एक काउंसिल बैठती है, और काउंसिल में एक नौजवान होता है, उसका नाम होता है रॉबर्ट कलाइयो। ये कहता है कि भाई मतलब मोहम्मद अली वाला जो कह रहा है ना वो हमको करना चाहिए, हमके है ना अरकोट पे हमला करना चाहिए, और सरप्राइज अटैक, बहुत कम फौज लेके जाएंगे, और एकदम सरप्राइज अटैक करके है ना मतलब एक एक तरीके का एक वार लड़ने का एक तरीका होता है ये, एकदम खुफिया तरीके से सरप्राइज अटैक कर देने का, और एकदम दुश्मन को ऐसा लगे कि भाई बहुत बड़ी आर्मी है, इसलिए वो घबरा के है ना भागना शुरू कर देंगे। तो ये इसके मातहत, इसके अंडर में, रॉबर्ट कलाइयो के अंडर में जो गवर्नर होता है मद्रास का, वो एक फौज देता है, उसमें ज्यादा लोग नहीं होते, उसमें बहुत कम लोग होते हैं, और ये सरप्राइज अटैक करने के लिए मोहम्मद अली वलाजा के साथ ये रॉबर्ट कलाइयो उसको लीड करता है, इस तरीके से अरकोट पर हमला हो जाता है।
और फिर क्या होता है, यहाँ का जो रूलर है चंदा साहब, ये फरार होता है, बाद में फिर इसको एक आदमी क्या करता है, रास्ते में पकड़ के मार देता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अंग्रेजों के हाथ में आ गया क्या, माफ कीजिए, अर्कोट, अर्कोट आ गया अब अंग्रेजों के हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में नहीं बल्कि यहाँ के उनके अपने मतलब के नवाब को उन्होंने बिठा दिया। और हैदराबाद आ गया किसके पास, फ्रेंच के हाथ में, फ्रेंच के हाथ में तो नहीं कहेंगे, बस उन्होंने अपने मतलब के नवाब को बिठा दिया। इस तरीके से हैदराबाद पे इन्फ्लुएंस हो गया फ्रेंच का, और कर्नाटक पे इन्फ्लुएंस हो गया अंग्रेजों का। और आप देखेंगे, देखो ये वार हुई ना, पूरी जो कोर्स ऑफ वार चली है ना, इसमें दोनों ने एज अ साथ में ना, मतलब खुद लड़े नहीं ये लोग, बल्कि है ना किस तरीके से लड़ाई हुई मालूम, इनडायरेक्ट लड़ाई हुई है। ये खुद से एक दूसरे के सामने नहीं आए, बल्कि है ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अगर से किसी मतलब फ्रेंच अगर से मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अंग्रेज है ना उसके जो अपोजिट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे फ्रेंच अगर चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से चलाइए, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मतलब दोस्त का दोस्त अपना दुश्मन, इस तरीके से ये काम चल रहा था इनका, और इसी तरीके से ये वार हुई है। तो इसे हम कहते हैं सेकंड कर्नाटक वार। बस इतना ही इसका सब कुछ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब ये सब हो रहा है ना, ये सब हुआ है, तो इसमें अब है ना फ्रेंच जो है ना डुप्लेक्स को वापस बुला लेती है, इसकी जगह पे है ना वो भेज देती है गोटेयो को। क्यों भेजती है, क्योंकि ये सारी वार चल रही है ना, डुप्लेक्स ने आके बस लड़ाई चाहिए, इसने है ना ट्रेड जो है ना कंपनी के ट्रेड पे ध्यान ही नहीं दिया, लड़ रहा था बस ये। पहली कर्नाटक वार, दूसरी कर्नाटक वार, बस ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में लगा हुआ था, और इसमें हो रहा था कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान, और ये नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डुप्लेक्स को बुलाओ और किसी और को भेजो वहां पे, भले हमको लॉस होगा चलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक ट्रेटी होती है जो अगेंस्ट द विल ऑफ फ्रेंच एम्पायर की होती है, तो भी वो कबूल करते हैं। तो बताता हूँ ट्रेटी क्या है। तो फ्रेंच के और ब्रिटिश के दरमियान जो ट्रेटी हुई है, आप खुद देखेंगे इसका नाम है ट्रेटी ऑफ पौंडीचेरी। आप इसके अगर से टर्म पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अगेंस्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट के। तो आप देखिए, both companies are agreed to renounce all their titles awarded to their officer by any native ruler and promise not to interfere in their affairs। ये एक टर्म है, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन अब देखिए नीचे की, द इंग्लिश पोजीशन ओवर द फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज, सेंट डेविड एंड डेविकोटाई वाज एक्सेप्टेड बाय द फ्रेंच। ये एक चीज। दूसरा, द फ्रेंच विड्रॉ देयर राइट ओवर द मछलीपट्टनम। आप देखेंगे कि ये जो जितने जितने कब्जे किए हैं ना अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज पर, मतलब वो तो भला मद्रासी है, सेंट डेविड, डेविकोटाई, ये सब मान रहे हैं कि हाँ भाई अब ये भी तुम्हारे हो गए, हम इसको क्लेम, तुम्हारा क्लेम ये राइट है, ये तुम्हारे है, हम इस पे अब अपोजिशन, अब अपोज नहीं करते इसको, अब से हम ऑफिशियली मान लिए, ठीक है, ये ऑफिशियली। और फ्रेंच क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं मसूलीपट्टनम से, ये मसूलीपट्टनम से हट रहे हैं कि भैया मसूलीपट्टनम में हम अब यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे अब अंग्रेज तुम ही चढ़ाओ। तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको पूरा कोर्स ऑफ वार बताया है कि कहाँ पे डुप्लेक्स हारा है, कहाँ हारा है। आप देखेंगे यहाँ पे निजाम अब हैदराबाद, यहाँ पे है कर्नाटक। मैंने आपसे ये कहा है कि यहाँ पे डुप्लेक्स ने अपने मतलब के निजाम को बिठा दिया, यहाँ पे वहां पे है ना नवाब को बिठा दिया। यहाँ देखेंगे डुप्लेक्स भले ही है ना जो अर्कोट में है ना, यहाँ पे इंग्लिश अपने मतलब इंग्लिश का, अंग्रेजों का अपना मतलब का गवर्नर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस है, हैदराबाद में फ्रेंच का है। तो हैदराबाद बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, तो डुप्लेक्स की जीत हुई है, लेकिन ये गोडियो ने यहाँ के है ना टेबल पे हरा दिया। तो उसकी वजह मैंने यही बताया है कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली है ना कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि डुप्लेक्स है ना हमेशा वार में ही कंपनी को झोंक देता था। तो ठीक है, ये हुआ है। और हम देखेंगे, देखो एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना, इस पे बहुत सारे क्रिटिसाइज है। ये जो गढ़ियो ने जो ट्रीटी साइन किया है ना, इसमें बहुत से क्रिटिसाइज है। बहुत से ऐसे कहते हैं कि जो काम है ना डुप्लेक्स ने किया था, गढ़ियो ने आके सब उस पे पानी फेर दिया आके, जो है ना मतलब जो प्रेस्टीज जो है ना विकार कंपनी का डुप्लेक्स ने बनाया था, गढ़ियो ने आके ना पूरा वो बर्बाद कर दिया। डुप्लेक्स खुद है ना इस पे क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है कि गढ़ियो ने आके क्या किया है, जो हमारी कंट्री है, हमारे नेशन है,
उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दिया गेट रेडी, उसने है ना हमको बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज हुआ है। तो हम देखते हैं ये जो ट्रेटी हुई है ये फ्रेंच के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी। तो जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है पहली कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, दोनों ही में है ना डुप्लेक्स विजय रहा है, वो उसने जीता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो टेबल पर हार गया। ठीक है, तो डुप्लेक्स एक अच्छा गवर्नर था, गवर्नर रहा है फ्रेंच का। बस इतना हुआ है कि उसने थोड़ा सा कंपनी को लॉस किया है फाइनेंशियली, लेकिन वार में और डिप्लोमेसी में वो बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कर्नाटक वार हम यहीं पे रोकते हैं, थर्ड कर्नाटक वार हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।